नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं, 10 सिरों वाले एक जीव के बारे में। लेकिन रुकिए, हम यहाँ पौराणिक कथाओं की बात नहीं करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम देखेंगे कि क्या विज्ञान, बायोलॉजी और न्यूरोसाइंस के हिसाब से ऐसा कोई जीव असल में मुमकिन है। तो सोचिए जरा, लोक कथाओं और कहानियों को एक तरफ रख दें। असली सवाल ये है कि एक इंसानी दिमाग जिसमें 10 अलग अलग हिस्से हों, खासकर फ्रंटल लोब, वो बिना पूरे तरह से ठप हुए काम कैसे करेगा। यही वो पहेली है जो हमें सुलझानी है। क्या ऐसा शरीर वाकई में हो सकता है? तो हम इस जांच को कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, हमारे पास 5 पड़ाव हैं। पहले हम एक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर दिमागी और शारीरिक मुश्किलों की गहराई में जाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि क्या कोई तरीका है जिससे ये असंभव लगने वाली चीज काम कर सके, और आखिर में इवोल्यूशन के नजरिए से इस पर अपना फैसला देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से। हम यहाँ एक 10 सिरों वाले जीव की बात कर रहे हैं, और ये अपने आप में जीव विज्ञान के लिए कुछ बहुत ही बुनियादी और बड़े सवाल खड़े करता है। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या एक अकेली चेतना, एक सिंगल कॉन्शियसनेस 10 अलग अलग दिमागों को एक साथ कंट्रोल कर सकती है? मतलब सोच और एक्शन में तालमेल कैसे बैठेगा? यही वो गांठ है जिसे हमें खोलना है। ठीक है, अब जरा मुश्किलों की बात करते हैं। और सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल है दिमागी तौर पर। देखिए, सच तो यह है कि इस तरह की शारीरिक बनावट का जो पहला नतीजा होगा वो होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पूरी तरह से फेल हो जाना। तो ये कॉग्निटिव कोलैप्स या संज्ञानात्मक पतन है क्या? इसे ऐसे समझिए कि दिमाग को एक साथ 10 जगहों से इतने ज्यादा और इतने अलग अलग सिग्नल मिल रहे हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि क्या करना है। और नतीजा, पूरी तरह से मेंटल पैरालिसिस, सिस्टम ही बंद पड़ जाएगा। और पता है, दिमाग के फेल होने की कोई एक वजह नहीं होगी, कई वजहें होंगी। हर दिमाग का फ्रंटल लोब दूसरे के काम में दखल देगा। एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जानकारी पहुंचने में देरी होगी, जिसे लेटेंसी प्रॉब्लम कहते हैं। सिग्नल्स में कोई तालमेल नहीं होगा, और बाहर से आने वाला सेंसरी डेटा इतना ज्यादा होगा कि सिस्टम उसे फिल्टर ही नहीं कर पाएगा और क्रैश हो जाएगा। अच्छा, तो दिमाग की बात तो हो गई, लेकिन दिमाग के अलावा भी तो शरीर है। अब जरा उस पर नजर डालते हैं, क्योंकि सिर्फ दिमागी ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर शारीरिक और ढांचागत समस्याएं भी हैं जो ऐसे शरीर को चलाने में सामने आएंगी। इस तुलना से बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक दिमाग और 10 दिमाग में जमीन आसमान का फर्क है। ऑक्सीजन की जरूरत बेहिसाब बढ़ जाएगी। पूरे शरीर में खून की कमी का खतरा हर वक्त बना रहेगा। और सोचिए, हड्डियों के ढांचे पर जो तनाव पड़ेगा वो तो खतरनाक स्तर का होगा। और यहाँ एक बहुत ही अनोखा और बड़ा खतरा है जिसे सेरेब्रल थेफ्ट कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा है। मान लीजिए 10 में से एक दिमाग ज्यादा मेहनत करने लगता है, तो वो शरीर का ज्यादातर खून और ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेगा। नतीजा, बाकी के 9 दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। एक तरह की दिमागी चोरी। चलिए, अब तक हमने सिर्फ समस्याओं की ही बात की है, बहुत हो गया। अब जरा इस जांच का रुख समाधानों की तरफ मोड़ते हैं। सोचते हैं कि अगर ऐसा जीव बनाना ही हो तो उसे जिंदा रहने के लिए किन खासियतों की जरूरत पड़ेगी। और यहीं पर एक बहुत मजेदार आइडिया सामने आता है, एक मास्टर न्यूरल हब का। सोचिए, शरीर के बीचों बीच एक सेंट्रल प्रोसेसर लगा हो, जिसका काम सिर्फ इतना हो कि वो 10 दिमागों से आने वाले सिग्नल्स को संभाले, उनमें तालमेल बिठाए और किसी भी तरह की गड़बड़ी को होने से रोके। तो ये मास्टर हब काम कैसे करेगा? इसके 4 स्टेप्स होंगे। पहला, ये 10 सिरों से सारा सेंसरी डेटा इकट्ठा करेगा। दूसरा, अगर कोई सिग्नल आपस में टकरा रहे हैं तो उनको सुलझाएगा। तीसरा, इन सबको एक मुख्य चेतना के साथ सिंक करेगा। और चौथा, फिर पूरे शरीर को एक साथ एक कमांड भेजेगा। अब ये सुनने में भले ही किसी साइंस फिक्शन जैसा लगे, लेकिन मजे की बात यह है कि कुदरत में इससे मिलता जुलता एक उदाहरण मौजूद है। सेफेलोपॉड्स यानी ऑक्टोपस जैसे जीव, उनका एक सेंट्रल दिमाग तो होता है, लेकिन उनकी हर भुजा में अपना एक नर्वस सिस्टम भी होता है जो काफी हद तक आजादी से काम कर सकता है। अब यहाँ एक ऐसा आइडिया है जो पूरी सोच को ही पलट सकता है। क्या हो अगर ये 10 सिर असल में सिर हो ही नहीं? क्या हो अगर ये एक तरह का बायोलॉजिकल वेट वेयर इंटरफेस हो?
मतलब एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर जो इंसानी शरीर से जुड़ा हो। इस इंटरफेस थ्योरी के हिसाब से हर सिर एक खास काम करने वाला प्रोसेसर बन जाएगा। ये कॉग्निटिव पार्टीशनिंग को मुमकिन बनाएगा, यानी एक ही वक्त में 10 अलग अलग मुश्किल काम किए जा सकते हैं, बिल्कुल एक सुपर कंप्यूटर की तरह। ये दिमाग की खुद को बदलने की क्षमता यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी की सबसे ऊंची हद होगी। तो चलिए अब हम अपनी इस जांच पड़ताल के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं। अब तक जो भी सबूत और थ्योरीज हमने देखी हैं, उनके आधार पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि इवोल्यूशन यानी विकास के नजरिए से ये कितना मुमकिन है। देखिए, हमने कुछ सैद्धांतिक समाधान तो देख लिए, लेकिन इस पूरे सिस्टम की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है इसका नाजुक होना। तालमेल में जरा सी भी चूक और पूरा का पूरा सिस्टम एक झटके में बंद हो जाएगा। इसे एक तरह का बायोलॉजिकल किल स्विच कह सकते हैं। और अगर हम इसे विकास के चश्मे से देखें तो ये बनावट किसी भी लिहाज से फायदेमंद नहीं लगती। इसे चलाने के लिए बेहिसाब ऊर्जा चाहिए। शरीर की बनावट बहुत कमजोर होगी, इसकी अगली पीढ़ी के बचने की उम्मीद भी बहुत कम होगी, और सीधी सी बात है, एक सिर वाले जीवों के मुकाबले इसका कोई खास फायदा भी नहीं है। तो कुल मिलाके हमारी इस पूरी जांच का निचोड़ क्या है? यही कि 10 सिरों वाला प्राणी एक असल में जिंदा रह सकने वाले जीव से कहीं ज्यादा बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग की सीमाओं को समझने का एक शानदार दिमागी प्रयोग है। और हम इस विश्लेषण को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। क्या ये नामुमकिन सा लगने वाला डिजाइन बायोलॉजी की हदों को दिखाता है, या फिर ये भविष्य के लिए एक नई संभावना का दरवाजा खोलता है जहां बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग और एवोल्यूशन मिलकर कुछ ऐसा बना सकें? ये सवाल सोचने वाला है।